सुरक्षित रखा था। प्रस्तुतकर्ता एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, देश का भरोसा। Co-presenting Parul University, वडोदरा, गुजरात। Co-powered by घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज समस्तीपुर लोकसभा और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम के बूथ संख्या 64 पर राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने अपना मतदान किया। रामनाथ ठाकुर अपनी बेटी और परिवार के सदस्यों के साथ बूथ पर पहुंचे थे। मतदान के बाद उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए उनके द्वारा वोट किया गया है। उन्होंने लोगों से भी घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र की पवित्र दिन पर लोकतंत्र बचाने के लिए और अच्छी सरकार बनाने के लिए हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया इस अपने बूथ पर। और इसी तरह आप जैसा देख रहे हैं लाइन में लोग लगे हुए हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, उसी तरह अनेक बूथों पर आज लोगों का हुजूम अपने वोट के अपने मतदान का उपयोग करने के लिए बूथ पर जाएंगे, अपने मतदान का उपयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बेगूसराय लोकसभा सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। जिला प्रशासन द्वारा मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोगों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्र में मतदाताओं की लंबी कतार दिख रही है। लोगों को आने वाली सरकार से काफी उम्मीदें भी हैं। इस वक्त बेगूसराय में लोकसभा के चौथे चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इस वक्त हम खड़े हैं बेगूसराय के बाघा मध्य विद्यालय में। मैं तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं मतदान को लेकर लोगों में किस तरह से उत्साह है। सुबह से ही लाइन में लगकर अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह दिखी जा रही है। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। लोग अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा, किस मुद्दे पर लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, जानने का प्रयास करता हूं। क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? रोजगार के मुद्दे पे। विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। अच्छा, काफी उत्साह है जी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाँ, बहुत ठीक है। कोई तरह का गड़बड़ी नहीं है ना। काफी उत्साह है। रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह महंगाई चरम पे है, महंगाई को हम चाहते हैं कि कम हो, रोजगार का सृजन हो। 17 महीने में जिस तरह से रोजगार का सृजन हुआ, हम लोग युवा होने के नाते चाहते हैं कि रोजगार देने वाली सरकार होनी चाहिए। बस हम लोग स्टूडेंट है तो यही बेरोजगार जितना जो बढ़ रहा है उसी को हम सोचते हैं कि आगे रोजगार दो, वो सरकार बने। तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, ये नज़ारा है बेगूसराय के बाघा मध्य विद्यालय का, जहां सुबह से ही जो मतदाता है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। खास करके आप अब जो है तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा का बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौक चौबंद है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं लोगों का कहना है कि इस बार का मुद्दा विकास के मुद्दा है। विकास के नाम पर ही वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लोगों ने बताया कि मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार।
तो इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों पर किस तरह से लंबी कतार लग रही है। चूंकि वक्त सुबह का है, इस वक्त गर्मी भी काफ़ी कम है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं कि मौसम भी आज बेहतर है। पिछले चरणों के मुकाबले यानी कि पहले और दूसरे चरण के मुकाबले तीसरे चरण में मौसम बेहतर था और चौथे चरण में भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम बेहतर रहेगा और शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि लोग अपने घरों से ज़्यादा तादाद में मतदान केंद्रों तक पहुँचे। और एक सबसे बड़ी बात ये कि ख़ासकर महिला जो हैं वो बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर निकल रही हैं। चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हमारे संतोष कुमार सरस जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही कृष्णनंदन शर्मा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे दो सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। पहले अपने सहयोगियों से जरा अपडेट ले लेते हैं। रजनीश, क्या कुछ उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो मतदान केंद्रों पर किस तरह का उत्साह जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनमें? देखिए, हम कैमरे की नज़र से दिखा दें कि जो कतारें हैं वो बढ़ती चली गई हैं और बढ़ गई हैं। तो सुबह में जो 7 बजे मतदान शुरू हुआ है, 1 घंटे का समय जो है वो हो चुका है। मतदाताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और दूसरी ओर हम दिखा दें कि ये जो कतारें हैं वो लंबी होती चली गई हैं, बल्कि अब जो मुख्य द्वार है उसके भी बाहर जाएंगी। और दूसरी ओर महिलाओं की अगर हम कतार दिखा दें तो यहाँ पे महिला जो हैं उनकी भी कतारें जो है वो लगातार बढ़ती चली गई हैं और ये कम नहीं हो रही हैं, जबकि मतदान जो है वो लगातार चल रहा है। तो जैसे जैसे दिन चढ़ा है सुबह से मतदाताओं की भागीदारी जो है मतदान में वो बढ़ती जा रही है। और देखिए किस तरीके से लंबी कतारें हैं और हर एक बूथ पर यहाँ पे इसी तरीके से स्थिति है। तो जो महिलाएं हैं उनकी जो भागीदारी है वो उत्साहजनक है और पुरुषों से, बल्कि अगर इस मतदान केंद्र पर अगर हम ध्यान डालें तो उनमें पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी और इनकी संख्या है मतदान को लेकर। और देखिए घर के जो काम काज होते हैं सुबह के वो महिलाएं जो है वो रोज़मर्रा के काम और साथ ही साथ गृहस्थी की वो देखती हैं। लेकिन आज का दिन जो है वो खास है। पूरे इस गांव में अगर बात करें तो उत्सव सा माहौल है और हर कोई की कोशिश है कि पहले वो मतदान कर ले, उसके बाद अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो। और ये देखिए दूसरे जो बूथ है 161 नंबर ये, और 161 नंबर बूथ और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का ये मोरवा प्रखंड है। और मोरवा प्रखंड के 161 नंबर इस बूथ पर महिलाओं की जो भागीदारी है वो उत्साहजनक है ही है। देखिए गोद में बच्चे लेकर भी महिलाएं जो हैं यहाँ पे पहुँची हैं मताधिकार के प्रयोग को लेकर, और पुरुषों की जो कतारें हैं वो भी लंबी लंबी है। तो इस तरीके से ये जो तस्वीर है वो उत्साहजनक है। साथ ही साथ यदि बात करें तो पहले 2 चरण में मतदान कम फीसदी हुए थे और तीसरे चरण में थोड़ा उत्साह जो है वो बढ़ा था। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 3 बार से यानी तीसरे चरण से भी बेहतर जो मतदान का प्रतिशत है वो हो। और ये जो अभी का रुझान है सुबह का, ये देखकर लग रहा है कि बेहतर मतदान जो बिल्कुल है, उम्मीद की जानी चाहिए रजनीश के जो इस बार का मतदान प्रतिशत होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि मतदान केंद्रों पर भीड़ काफी दिखाई दे रही है। ऐश्वर्या, बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ धीरज भी बने हुए हैं, खूंटी में वो इस वक्त मौजूद हैं। धीरज, क्या तस्वीर आप इस वक्त वहां पर देख पा रहे हैं? 1 घंटे का समय बीत चुका है, कितना उत्साहजनक तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐश्वर्या, जब सुबह में आपकी बातचीत हो रही थी तब की तस्वीर और अब की तस्वीर में बहुत फर्क है। लोकतंत्र का महापर्व है और पर्व को लेकर के जो उत्साह है वो इस बूथ पर देखने को मिल रहा है। खूंटी के इस बूथ पर लोग कतार में आ ही रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। कुछ वोट आप लोग कास्ट कर दिए? वोट कर दिया। दे दिया? हाँ दे दिया। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा तो ऐसा हम लोग कहीं नहीं, लेकिन हम लोग राम मंदिर के नाम में वोट दिए हैं। मुद्दा यही था। इस बार जो वोट हम लोग दिए हैं सनातनी में वोट दिए हैं। आप बताइए।
हम लोग राम भक्त आदमी है, राम के नाम पे वोट। तो देखिए ये सारे आप बताइए, सब वोट डाल लिया? नहीं डाले हैं। अभी नहीं डाले? क्या जा रहे हैं वोट डालने? क्या कुछ दिल दिमाग कुछ तो मुद्दा? हम लोग हिंदू राष्ट्र लेके वोट दे रहे हैं, राम मंदिर को लेके दे रहे हैं। और कोई मेरा महंगाई है, बेरोजगारी है? नहीं, हम लोग के यहाँ कोई महंगाई और बेरोजगारी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर जो लोग हैं वो आपको उत्साह, आप देखिए कितनी भीड़ है। अम्मा ये आप लोगों ने वोट कर दिया क्या? आपको देख रहा हूँ मैं, सुबह से आप लोग बैठी हुई हैं, क्यों? वोट के लिए। वोट के लिए? नहीं, वोट दे दिए हम लोग, वेट कर रहे थे जेंट्स लोग का। दे चुके हैं। किसका? अच्छा, ये लोग का वेट कर रहे थे। अच्छा, रात में आए हैं ना हम लोग। क्या मुद्दा रख के वोट किया? क्या सब मुद्दा है? पार्टी का नाम मत बताइए, मुद्दा बताइए। भाई हमारे देश का संचालन अच्छा रहे, देख रेख हमारे जो भी चयन हो, जो संचालन अच्छा हो उनका। तो देखिए अच्छा, और यहाँ पर देखिए कितने भीड़ है, कतार में कितने लोग हैं। आप जिस तरह से एक छोटे जो फंक्शन होते हैं या कोई मेला लगता है, लगभग उसी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कितने लोग कतार में यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब देने जा रहे वोट, क्या मुद्दा? क्या बोल रहे हैं? क्या मुद्दा? मुद्दा हम लोग का तो बस यहाँ एक तो बाईपास मिल जाए खूंटी के लिए। खूंटी में बाईपास? वो बाईपास जरूरी है। क्या है मामला? भोजन भात हो गया? नहीं हुआ है अभी तो। पहले अब वोट करना है, उसके बाद? हाँ वोट करेंगे उसके बाद है। तो क्या सब मुद्दा है? क्या रहेगा मुद्दा? जय श्री राम। ये बताइए क्या है? भोजन भात हो गया? हो गया। वो सवेरे मार दिए सवेरे थोड़ा सा। हाँ, क्या सत्तू और पानी नींबू मार दिए हैं। सत्तू पानी नींबू मार दिए रे बाबू। वोट पहली बार? हाँ। तो क्या सब मुद्दा है तुम्हारे दिमाग में? क्या मुद्दा? वही रोजगार, जितना वैकेंसी निकालता है सब तो रद्द कर देते हैं। हाँ। हर बार तो यही है। हर वैकेंसी निकलता है तो 5 साल में एक बार निकलता है, जब वोट करना रहता है तभी निकलता है। तो देखिए ये तस्वीर है, आप देखिए, ये मैं जो जा रहा हूँ, ये महिलाओं की कतार है यहाँ पर है। ये बताइए वोट करने जा रही हैं आप, क्या मुद्दा? मुद्दा एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना और मेडिकल सिस्टम अच्छा करना। मेडिकल सिस्टम और शिक्षा? हाँ। महंगाई तो है ही, वो तो आगे बढ़ते भी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ होता है पढ़ाई। पढ़ लेगा इंसान तो वो खुद से अच्छा खुद का कर लेगा, पढ़ेगा नहीं तो अच्छा नहीं कर पाएगा। और भी कुछ लोगों से जान लेते हो। अम्मा जी, आज सुबह नाश्ता उस्ता बना कि नहीं घर में? बन गया? तो सबको दे दिया उसके बाद या पहले जाग खाना है? नहीं, पहले ही मतलब क्या हो गया? तो क्या सब मुद्दा रहेगा इस बार? आप बताइए, आप तो नए वोटर्स हैं क्या? पहली टाइम? सेकेंड टाइम। क्या मुद्दा सब दिमाग में चल रहा है? क्या मुद्दा? जैसे कि बहुत बदलाव हो चुका है, फिर भी और आगे भी होगा। भारी मतों से विजयी। अब देखिए कि इस तरह से मैंने आपको भीड़ दिखाई कि किस तरह से, और सिर्फ यही नहीं, अंदर में भी पूरी तरह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। कोई छोटा जब मेला होता है गांव में, तब इस तरह की तस्वीर देखी जाती है, और वो तस्वीर इस स्कूल के प्रांगण में आपको देखने को मिलेगा। आप पूरी तरह से देखिए, सुबह से जब मैं से आया हूँ, लोग इतने उत्साह हैं पर्व को मनाने के लिए, लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए। तो आप देखिए कि किस तरह से लोग पूरे के पूरे तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कि इनकी जो समस्या है, जो प्रतिनिधि प्रतिनिधि को चुन कर भेजेंगे, उनके लिए काम करें, उनके जो समस्या है उस पर काम करेंगे। तो ये पूरी बिल्कुल जो स्थिति है वो इस जगह की खूंटी के 4 बूथ हैं। यहाँ पर 4 मतदान कर, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुष के लिए अलग है। साथ में मैं भी ये भी बता दूं कि यहाँ एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से यहाँ पर टक्कर है। अंकल जी दे दिए बाबा? नहीं दिए बाबा, अभी नहीं दिए वोट। नहीं दिए हैं? नहीं दिए, बैठे हुए हैं, अभी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बैठे। क्या हो गया है? अभी पैर दर्द है, पूरा सूजन। अच्छा, सूजन है, पूरा फूल जाता है। तो बाबा अंकल जी क्या मुद्दा सब दिमाग में रहेगा इस वक्त? क्या रहेगा इस वक्त? तो उम्मीद पूरा बुझा रहा है चाचा कांग्रेस को। नहीं, पार्टी आप मत बताइए मुझे ये सिर्फ बताइए कि क्या मुद्दा?
मुद्दा तो उतना हम नहीं समझ सकते हैं। क्या सब डेवलपमेंट यहाँ, कुछ विकास तो होना बहुत जरूरी है बाबा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। खाली बोल में पा रहे, 10 साल 20 साल से बोल रहा है यहाँ पर वो अथी बनेगा, बाईपास बनेगा, बनबे नहीं कर रहा है। कुछ बहुत से मुद्दा है सर, वो भी पूरा सफल नहीं हुआ है अभी तक। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं और सब अब इनसे भी हम थोड़ा जानते हैं। अंकल जी दे दिए वोट? नहीं जा रहा। उसमें जाइए। किसमें? आपने दे दिया? तो इस बार जो वोट करने जा रहे हैं आप, क्या मुद्दा रहेगा? वोट देने के बाद बताऊंगी। अभी कुछ नहीं। तो देखिए, कुछ लोग स्वाभाविक है कि मतदान है, ये गुप्त मतदान होता है, तो लोगों को इस बात पे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों की बात मैंने आपको सुनाई। लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भीड़ है, लगातार है, उत्साह है। आपको ये भी बताऊं कि सिर्फ 4 लोकसभा क्षेत्र पर यहाँ रांची में झारखंड के 4 लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव है। पलामू, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा, और लगभग लगता है जो कुछ बागी उम्मीदवार भी जरूर मैदान में है, लेकिन जो टक्कर लग रहा है यहाँ चारों सीटों पर, खास करके खूंटी को लेकर के, वहाँ इंडिया प्लस एनडीए गठबंधन का यहाँ टक्कर है। जी चलिए धीरज, आप बने रहिए, हम लगातार आपसे तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे और वहाँ जो जानकारी है वो भी लेते रहेंगे। अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आपके पास आएंगे। 3 चरण के चुनाव के बाद चौथा चरण, कितना अहम है ये चरण, और इस चरण के बाद से क्या ये मान लिया जाए कि जो राजनीति हवा जिसके भी पक्ष में जानी होगी वो जा चुकी होगी? जी बिल्कुल, ये अब क्लियर हो जाएगा। शुरुआती दौर में देखा आपने कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। इस बार आप देख रहे हैं, आपके चित्र से भी बता रहे हैं कि मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ने वाला है। महिलाएं बहुत उत्साहित होकर के इस बार बाहर निकली हैं और ये जो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, ये मैं समझता हूँ कि एनडीए के पक्ष में जाना चाहिए। इसके लिए एनडीए ने बड़ी कोशिशें की। शुरुआती दौर में जो मतदान प्रतिशत कम था, इससे हाथ पांव फूल गए सत्ता पार्टी के। इसमें यहाँ मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जी झारखंड को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब भी मैं आ रहा था स्टूडियो तो आपके 2 संवाददाताओं ने मैथिली में बात की। ये मेरी मातृभाषा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं ने जिस तरीके से बिल्कुल पर्व की तरह बात कर रही थी, हंस करके, और कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको मैं बधाई देता हूँ, आपके उन पत्रकारों को भी। दूसरा, अभी मैं जो आपका चैनल देख रहा हूँ तो उसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो मतदान करने आया है वो अपने हिसाब से उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि कोई अगर श्री राम का नाम ले रहा है तो वो सीधे बोल रहा है कि हाँ इसके लिए वोट कर रहा हूँ। किसी को बाईपास चाहिए तो वो बाईपास के लिए बोल रहा है। दिक्कत ये है कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके लिए वोट किसको करें। अगर उनको बाईपास चाहिए तो राज्य का काम है। राज्य में तो ऑलरेडी पहले से नीतीश कुमार जी थे, कहाँ बाईपास बना। एक महिला ने कहा कि उनको स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। राज्य सरकार पहले से है, अगर वो उनको वोट देते हैं तो क्या गारंटी है कि फिर से वो चीज़ हो जाएगी। प्लस एक ने कहा कि राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव जो है वो राष्ट्र के लिए लड़ा जाता है। एक नौजवान ने कहा कि बेरोजगारी उसकी सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल सही कहा उसने, लेकिन रोजगार देने का काम जो है वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का काम है। जैसे केंद्र ने किया है, आत्मनिर्भर भारत है। जितनी चीज़ें हम आज आयात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने ये नियम लागू किया है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका असेंबलिंग आपको हमारे भारत में करना होगा, तभी हम आपको ऑर्डर देंगे। निश्चित रूप से इससे रोजगार बढ़ेगा। तो इस बार जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है, इसमें ये सारी बातें खुलकर आ रही हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये अभी जो मत प्रतिशत बढ़ा है, और कल आपने देखा कि बिहार में जो पीएम साहब की जो रैली हुई उसमें जिस तरीके से जैन सलाब उमड़ा है, निश्चित रूप से जो वोट प्रतिशत कम था उससे जो भाजपा के समर्थक थे वो कहीं ना कहीं आशंकित हुए, सशंकित हुए कि कहीं गड़बड़ न हो जाए, 400 पार जो है वो इस बार बेड़ा पार ही ना हो जाए, गड़क में न चला जाए। तो इसीलिए देख रहा हूँ मैं कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से अगर मत प्रतिशत बढ़ता है, जैसा शाम में हम लोग देख पाएंगे, तो ये एनडीए के पक्ष में जाएगा और ये मायने रखता है। बिल्कुल। और देखिए, जिन 5 सीटों पर आज बिहार में मतदान होने जा रहा है, सबसे पहले तो इन 5 सीटों का कितना महत्व है पूरे 40 सीटों में, ये जरा आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, इस बार जो है, पिछली बार जो हम बैठे थे तो उस समय एनडीए को खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। इस बार 5 सीट एनडीए की है और अगर एक भी सीट ये लूज करते हैं तो वो एनडीए का घाटा होगा और इसमें जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है ये इनके पक्ष में जाने की संभावना दिख रही है। इसमें एक चीज़ देखना होगा कि जैसे अब समस्तीपुर है, समस्तीपुर में बिल्कुल 2 नौजवान मैदान में हैं, जबकि उसमें मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोजपा से खड़ी हैं शांभवी जी, उनके पिताजी जदयू में मंत्री हैं अशोक चौधरी, और जो सन्नी जी खड़े हैं उनके पिताजी भी महेश्वर चौधरी जो है, महेश्वरी हजारी जो है वो जदयू में है, और दोनों अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। वो कांग्रेस से हैं, ये जदयू से हैं, दोनों पिता कायदे से देखा जाए तो लड़ रहे हैं। अब धर्म संकट ये है कि दोनों बीजेपी जदयू में हैं, एनडीए में हैं, और एक कांग्रेस से इंडी गठबंधन से लड़ रहा है और एक एनडीए से लड़ रही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा पब्लिक जो है घालमेल से, इस जो पॉलिटिकल घालमेल है इससे थोड़ा सा विडंबना में है कि वो करे क्या, वोट किसको करे, देना चाहती है किसको और खड़ा कौन है। इस तरीके से थोड़ा सा अचंभित करने वाली स्थिति भी है, लेकिन ये जो मत प्रतिशत बढ़ रहा है ये एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना है। कृष्णकांत जी, आपसे जानेंगे क्या लग रहा है 3 चरणों के बाद चौथे चरण में जो मतदान प्रतिशत है उसमें और तेजी आएगी, और तेजी आती है तो किसके पक्ष में जाएगा ये चुनाव? देखिए, सबसे पहले तो ये जो चौथा चरण है यदि आज कंप्लीट हो जाएगा तो 2/3 से ज़्यादा का जो बहुमत जो चाहिए वो साफ सुथरा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो भी आज 2/3 जो अच्छा वोट पाएगा वो कहीं ना कहीं सरकार बनाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देश में जो असल मुद्दा जो है वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है, और कहीं न कहीं कांग्रेस हर जगह पे अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई रखती है, लेकिन जिस तरह से आप चुनाव जैसे से बढ़ता जा रहा है वो जो मुद्दा जो था, जो शुरू में 370 और ये जो राम मंदिर जो था वो वहाँ से हटकर मंगलसूत्र और 2 भैंस के ऊपर आ गई है। तो इससे लग रहा है कि मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं भटक गया है, और मुद्दा जब तक यदि चुनाव में वापस नहीं आया तो असली चुनाव का जो नहीं पता चल पाएगा कि आखिर चुनाव देश में किस मुद्दे पे हो रहा है, क्या वो राम पे हो रहा है या वो विकास पे हो रहा है। लेकिन जो मोदी कल तक जो 10 साल की जो रिपोर्ट कार्ड दिखाते थे शुरू में, पहले चुनाव के बाद वो भी भूल गए 10 साल का। उनका भी मुद्दे में ज़्यादातर जो है पाकिस्तान और इस्लाम आ गया है, कहीं न मंदिर आ गया है। तो इससे मुझे ये लग रहा है कि देश की कहीं ना कहीं जो असल मुद्दा जो है वो थाली से गायब हो चुका है। क्या ये जो मुद्दे आए हैं, इन मुद्दों की वजह से चुनाव में तेजी आई है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब मुद्दा जो ये जो आया है, नया मुद्दा जो आ गया है, जिस तरह से चाहे मंगलसूत्र हो, चाहे वो पाकिस्तान जब मुसलमानों को दे दिया जाएगा संपत्ति का जो टैक्स, और जिससे सैम पित्रोदा का जो बयान आया, कहीं ना कहीं वो जो नस्ल पे, उससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान भी नजर आता दिख रहा है। और ये मुद्दा जो है, हालांकि ये बिहार में इसका फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले आप ही के संवाददाता के द्वारा जो है कि भाई किस मुद्दे पे वोट दिए हो, तो उन्होंने कहा सीधा कि महंगाई तो है लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो हम राम पे दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कि लोग भूखे रहना पसंद करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि महंगाई हो, घर में बैठना पसंद कर रहा है, 5 किलो अनाज खाकर ही खुश है, लेकिन वो देश की तरक्की नहीं, उनको भगवान चाहिए, वो घर में भगवान ही चाहिए, और घर में भी मंदिर चाहिए और बाहर में भी मंदिर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये देश का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन के शर्मा जी, असल मुद्दे की बात तो कोई भी नहीं कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान जो आया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। भले आपने उसको इस्तीफा दिलवा दिया है, बट लेकिन कहीं ना कहीं वो देश की जो बयान एक बार कहते हैं ना कि तीर से कमान यदि निकल जाए तो फिर वापस नहीं होता, या बंदूक से गोली निकल जाए तो वापस नहीं होता। संतोष जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं अपने मित्र शर्मा जी से यहाँ विचार से मेरी थोड़ी भिन्नता है। इन्होंने कहा कि विकास की बात पे बात नहीं हो रही है, या मोदी जी का जो विकास का नारा था वो गौण होता जा रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वो क्या चाहती है। भावनाओं में बहने वाला हमारा देश है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां भी इसको खूब भुनाती हैं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पत्रकार होने के नाते मैं निष्पक्ष विश्लेषण कर रहा हूं।
मैं दिल्ली से आज अपनी कार से बैठ के अपने घर के दरवाजे पे उतरता हूँ तो ये सड़क का निर्माण इतना बढ़िया हुआ है और बल्कि ट्रेन से पहले पहुंचता हूँ। हाँ, तो सड़क का एक आपने टोल टैक्स का भी देखा है? नहीं, टोल टैक्स कितना महंगा हो गया है। ठीक है, यदि एक तो पेट्रोल महंगा है, ऊपर से आपका टोल टैक्स यदि होगा तो आप बताओ घर पहुंचने में कितना पैसा लगा? क्या बात करते हैं लोग को? सड़क के साथ साथ जो चाहिए वो अनाज। अच्छा भूखे, अच्छा बताओ आप सड़क पे नहीं भी चलोगे तो अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको टोल टैक्स तो पे करना पड़ेगा। संतोष जी, आप 100 दिन आप क्या 100 दिन भूखे रह सकते हो? 10 दिन भूखे रह के दिखाओ। आप 10 दिन भूखे रह के दिखाओ, लेकिन आप है ना सड़क के बिना रह सकते हो, बिजली के बिना रह सकते हो, पानी के बिना नहीं रह सकते। लोग पंखे विषयांतर कर रहे हैं। आप सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अगर आपको सुविधा चाहिए विकास तो हर सेक्टर में जरूरी है, हर सेक्टर में, सिर्फ सड़कों से नहीं। केंद्र सरकार ने हर सेक्टर में किया है। ये लोकसभा चुनाव है, आपके पास पैसा है, आपको सड़क चाहिए था, केंद्र मजबूत हो। संतोष जी के पास पैसा है, उनको सड़क चाहिए था, सड़क मिल गया वो खुश है। लेकिन गरीबों के पास गाड़ी नहीं है, उनके पास साइकिल है, तो उनको सड़क नहीं, उनको चाहिए था रोटी, रोजगार। शर्मा जी, एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है विकास की जरूरत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से जो हमारे देश की जनता है, जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दों पर वोट देती है, और शायद राजनीतिक पार्टियों ने देश की जनता के उस नब्ज को पकड़ रखा है, और यही वजह है कि वो चोट वहीं मारती हैं। क्योंकि आप सुन रहे थे कि किसी के लिए रोजगार मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, जय श्री राम, ये सब तो पहले से चल ही रहा है। क्या ये 70 साल से नहीं चल रहा था? तभी बेरोजगारी क्या 10 साल की दिन है? जब लोग उस पर वोट डाल, बेरोजगारी 10 साल की दिन है। एक सेकंड, तो पहले से चल रहा है। 70 साल से चल रहा है। सवाल कृपया दोबारा बताएं उस चीज को। जी, मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जनता की नब्ज को पकड़ कर रखी हुई हैं। पहले चरणों में देखा गया, जब 10 साल के रिपोर्ट कार्ड की बात की गई, विकास के मुद्दे प्रधानमंत्री गिनाते हुए नजर आए, तब वोटिंग परसेंटेज जो था वो इतना कम था जिसकी उम्मीद शायद चुनाव आयोग ने भी नहीं की थी। जैसे ये मुद्दे आए, चुनाव में तेजी आ गई। तो शायद यही वजह है कि अब खुलकर इस पर बोला जा रहा है। वही कह रहे हैं कि जो देश का जो मुद्दा जो है ना वो नहीं भटकना चाहिए। देखिए ये नए नए मुद्दे, आपको पता है आज जो चर्चा हो रही है ये नए मुद्दे की वजह से हो रही है। पुराने मुद्दे से चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही यदि कांग्रेस की तरफ से कोई नया मुद्दा आता है तो चर्चा का विषय बन जाता है। यही चीज यदि बीजेपी की तरफ से नया मुद्दा आता है तो चर्चा का विषय होता है। मतलब लोग जो है ना वो भी ऐसा लग रहा है कि वो नए मुद्दे में ज्यादा इंटरेस्टेड है। पुराने विकास और महंगाई और बेरोजगारी में मुझे जैसा लग रहा है, जिस तरह से लोग वोट डाल के जो बाहर आ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया जो सुन रहा हूं उससे बहुत बड़ा। लेकिन चलिए वो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हो सकती है, वो ऐसा नहीं है कि जो 4 लोग कह रहे हैं वो 400 लोगों की प्रतिक्रिया हो, इससे इत्तेफाक नहीं रखा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ लोग ये भी चाहते हो, जैसा कि हमने देखा एक नौजवान जो था वो मुझे लग रहा था फर्स्ट टाइम वोटर था, उसका कहना था भैया हमें तो रोजगार चाहिए। और एक लड़की भी थी जो उसने कहा कि एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा एजुकेशन चाहिए। सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। इस पर लगातार हम आज चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है हेडलाइंस देखने का। हेडलाइंस देखते हैं फिर चर्चा में लौटते हैं। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। प्रस्तुतकर्ता प्रयाग PTMT, बाथ फिटिंग्स एंड पाइप्स, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। स्टूडियो में आने का अलग चीज होता है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग जारी। बिहार की 5 सीटों के लिए 55 उम्मीदवार, झारखंड की 4 सीटों के लिए 45 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर।
बिहार की 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के साथ झारखंड की 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट पर डाले जा रहे वोट। सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम मोदी का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। आज पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। हाजीपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज झारखंड दौरा। हजारीबाग के बरही में जेपी पटेल के लिए करेंगे जनसभा, तो लातेहार में केएन त्रिपाठी के लिए मांगेंगे वोट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। राज्य की पीएमएलए कोर्ट ने 4 मई को सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। प्रस्तुतकर्ता टफकॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा गाय का घी ही सर्वश्रेष्ठ है। को प्रेजेंटिंग पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। को पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज की छुट्टी, अब टैबलेट में भी उपलब्ध। प्रायोजक क्लोविया, हैप्पी इज माई सुपर पावर। तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है आज और झारखंड में 4 लोकसभा सीटों पर चल रही है वोटिंग की प्रक्रिया पर। आप बता दें कि खुद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार नजर रख रहे हैं। रांची में बनाए गए कंट्रोल रूम से व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरह सुबह से मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, उसको देखते हुए अच्छी खासी वोटिंग की संभावना है। सभी बूथों पर मॉकपोल कंप्लीट हो गया। प्रत्येक बूथ से हम लोग यहाँ से टीम लगा के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी बूथ पर 2 कैमरा लगा हुआ उसी आधार पर हम लोग को यहाँ से भी लाइव देख पा रहे हैं उसमें क्या चल रही है करके। सब जगह पर मॉक पोल कंप्लीट हो गया। 7 बजे निर्धारित समय पर सभी जगह पर पोल शुरू हो जाएगी। उसी शेड्यूल पर आपका अपने वो ऐप तो खोल देंगे, उसी में सबका एक बार साथ में मिल जाएगी ये डेटा। तो आपका जिला वाइज या ARO फीड करेंगे, उसी आधार पर रिफ्लेक्ट करेंगे। दरभंगा में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है। मतदाता कतार में लगकर वोट डाल रहे हैं। दरभंगा लोकसभा सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा के चौथे चरण में दरभंगा जिले के अंदर मतदान शुरू हो चुका है। अभी हम खड़े हैं 83 विधानसभा शहरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 92 पे, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर लोग मतदान करने यहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ क्रमबद्ध होकर के और मतदान कर, इस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हो चुका है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मतलब हमसे बात करते हैं। गाँव समाज और परिवारों के लिए, सब शहर हर देश सबके विकास के लिए यही मतदान के लिए हम लोग आए हैं। तो युवा है तो हम लोग तो बस चाहते हैं कि देश से बेरोजगारी जाए, हम लोगों को रोजगार मिले। तो बस यही हम कि विकास हो हम लोगों का, सबको रोजगार मिले, हम लोगों युवा के लिए सब अच्छा करे। बस इस यही हम लोगों का मेन मुद्दा है। हम लोग विकास के मुद्दे पे ही आए हैं वोट डालने के लिए। जी क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे, रोजगार, शिक्षा, विकास जो भी हो, उसी मुद्दे पर हम वोट डालने आए हैं। रोजगार की बहुत कमी है, नौकरियां की कमी है। हमारे साथ मतदाता इन लोगों का साफ करना है कि विकास के मुद्दे के साथ साथ रोजगार की बातों के साथ ये लोग मतदान करने यहाँ पहुंचे हैं। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में समस्तीपुर जिला अंतर्गत 2 लोकसभा सीट समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर में मतदान हो रहा है। दोनों संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए बता दें कि 2747 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
समस्तीपुर जिले के अंतर्गत दो लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर में मतदान शुरू हो चुका है और इस वक्त हम खड़े हैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कर्पूरी ग्राम बूथ संख्या 63 पर। यहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया अब जैसे ही शुरू हो रही है, यहाँ पे मतदाताओं की कतार जो है वो आपको दिख रही है। और मतदाताओं में उत्साह की बात करें तो देखिए कि किस तरह से जो बुजुर्ग हैं जो व्हील चेयर पर बैठ के आए हैं, वैसे लोग जो कर्ता के भेष में यहाँ पहुँचे हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है, लंबी कतार लगी हुई है। यहाँ पे जो कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा रहेगा यहाँ पे चुनाव में, क्या मुद्दा है? मुद्दा है विकास का, तरक्की का, सम्मान का, ये होना मिलना चाहिए, इसीलिए वोट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कि कर्ता के भेष में यहाँ जो व्यक्ति है मतदान के लिए पहुँचे हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम राजकुमार सिंह। अच्छा, ये कर्ता के भेष पे पहुँचे हैं आप? 10 तारीख को मेरी माँ गुजर गई, ये मेरे पिताजी हैं और चुनाव को मैं महापर्व समझ के विकास के मुद्दे पर चुनाव वोट डालने आए हैं। जो तस्वीर है वो काफी सुकून देने वाली है कि मतदाताओं में जो उत्साह है, लोग जो है सुबह जो सारे काम को छोड़ करके मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और जी मीडिया भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने घर से निकले, अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदार बने। समस्तीपुर जिले के अंतर्गत। और चलिए पटना से भी हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। रवि उपाध्याय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही कैलाशपति मिश्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत है। रवि उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, बिहार की अगर बात करें तो खासकर 2 सीट बेगूसराय और मुंगेर, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं? पुराने सांसदों के लिए इस बार का चुनाव कितना मुश्किल वहां पर आपको दिख रहा है? और इस बीच एक बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। मुंगेर से ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आरजेडी प्रत्याशी वोटर को वर्गलाने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंगेर में आरजेडी प्रदेश महासचिव पंकज यादव को हिरासत में लिया गया है। वोटर को बरगलाने और दबाव बनाने का उन पर आरोप लगा है और इसी आरोप में उनको हिरासत में लिया गया है। बूथ संख्या 177 और 178 पर वो वोटर्स को बरगला रहे थे और इसीलिए उनको हिरासत में लिया गया है। प्रदेश महासचिव को हिरासत में ले लिया गया है। वोटर को बरगलाने और दबाव बनाने का उनके ऊपर आरोप लगा है और हिरासत में फिलहाल उन्हें ले लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुंगेर से। मुंगेर में आरजेडी प्रदेश महासचिव पंकज यादव हिरासत में लिए गए हैं। वोटरों पर दबाव बना रहे थे और इसी आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है। बता दें कि मुंगेर में मुख्य मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच में यहाँ पर है। ललन सिंह वर्सेस अनीता देवी के बीच में यहाँ पर मुकाबला है और इसी बीच मतदान केंद्र पर वो वहां पर पहुंचते हैं। पंकज यादव और वोटरों को बरगलाने और दबाव बनाने का उनके ऊपर आरोप लग रहा है। वोटरों पर दबाव बना रहे थे और अब हिरासत में ले लिए गए हैं। तो बड़ी खबर है मुंगेर से, जहां पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव को हिरासत में लिया गया है। उन पर आरोप है कि वो वोटर को बरगला रहे थे, दबाव बना रहे थे और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाव बना रहे थे। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या कुछ आरोप लगे हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पंकज यादव हैं, राजद के प्रदेश महासचिव हैं, इनको जो है पुलिस ने जो बरगलाने मतलब वोट को बरगलाने को लेकर के इनको बूथ संख्या 177-78 पर जो है इनको जो है हिरासत में पुलिस लिया है। एक्चुअली वो मामला दरअसल ये है कि ये जहाँ पे इनका बूथ है वहाँ पे इनका घर भी है। इसको लेकर के जो है पुलिस जो है बार बार बूथ पे जाना या मतदाताओं को जो है अपने और आकर्षित करना कि वोट इस पे डाले, इसी को लेकर के पुलिस ने जो है इनको हिरासत में लिया। जी, उनका क्या कुछ कहना है? जो आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं उनके तरफ से भी अपनी कुछ बात रखी गई है। क्या वाकई ऐसा हो रहा था? किस तरह से बरगलाया जा रहा था वोटर्स को? जैसा कि उनका कहना है कि जो है जो चुनाव है, अगर बात करें मुंगेर लोकसभा चुनाव में, तो खासकर एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता के बीच खराब मुकाबला है। इसी को लेकर के जो है कि मतलब कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में। मतदाताओं को मतलब
रुझाने के लिए या अपने प्रति जो है मतदाताओं को फेवर करने के लिए इस तरह के जो हर बूथ पे जो कार्यकर्ता जो है वहाँ पे जाते हैं और जिस कारण से जो है इस तरह का मामला होता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बूथ संख्या 177, 178 पर वोटर्स को पंकज यादव बरगला रहे थे। आरजेडी के प्रदेश महासचिव हैं, उन पर वोटर्स को बरगलाने, धमकाने, दबाव डालने का आरोप लगा है और इसी आरोप को लेकर उनको हिरासत में लिया गया है। और चलिए, हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय और कैलाशपति मिश्र पटना से जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि बात हम मुंगेर की ही कर रहे थे और मुंगेर से जुड़ी खबर भी आ गई कि वहां पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव की तरफ से वोटर्स पर दबाव बनाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। तो किस तरह की फाइट, और इस बार मुंगेर में ललन सिंह के लिए और बेगूसराय में गिरिराज सिंह के लिए मुकाबला कितना मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए, सबसे पहले बात हम मुंगेर की करते हैं। क्या है कि मुंगेर में आपने बताया कि एक प्रदेश जो आरजेडी के महासचिव या सचिव हैं उनको हिरासत में लिया गया है। ठीक है, वहाँ पर देखिए लड़ाई एकदम सीधी लड़ाई आपको दिखाई पड़ रही है। ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनीता महतो। अनीता महतो कौन है, इनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा। अनीता महतो वहाँ पर अशोक महतो की पत्नी है। अशोक महतो किसी कालखंड में उस इलाके के बड़ा चेहरा, बड़ा नाम होते थे। वो किस फील्ड में बड़ा नाम, बड़ा चेहरा होते थे, ये पूरा बिहार और देश जानता है। इसलिए उस लिहाज बोलिए। नहीं, वो आवाज शायद उनकी धीरे आ रही हो। नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ जी। एक बार बोल लीजिए संतोष जी, अगर आपको कुछ ऐतराज होगा तो बाद में बोल लीजिएगा। रवि जी, कौन बोल रहे हैं? क्या कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, बोलिए। रवि जी, कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, हम नहीं समझ पाए। कुछ नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप दरअसल आप जी नहीं, क्या दरअसल क्या हुआ, क्या इनफैक्ट है क्या मामला, हम नहीं समझ पा रहे। आपकी आवाज शायद धीरे आ रही थी। हम बोल रहे हैं, बीच में इंटरप्शन हो रहा है, तो आप बोलिए। वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। जी, आप बोलिए। वहां पे राजीव रंजन सिंह और अनीता देवी के बीच में लड़ाई है और अनीता देवी जो है सो इस बार निश्चित रूप से अनीता देवी को लालू प्रसाद यादव कह लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल कह लीजिए, वहां पर सोशल इंजीनियरिंग किया है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस पर। सोशल इंजीनियरिंग किया है कि धानुक और कुर्मी समाज से ये लोग आते हैं, अनीता महतो और अनीता देवी और अशोक महतो। तो इसलिए वहां पर जो कोर वोटर है अनीता महतो और अशोक महतो का जो बात हो रही है, यह एनडीए के कोर वोटर हैं। तो ऐसे में इसमें डेंट करने के लिए ही यह इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए या जिस तरह का आप शब्द दे सकते हैं, इसको आप दीजिए। और यही राष्ट्रीय जनता दल ने किया भी है राजीव रंजन सिंह के खिलाफ में, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। तो वहां पर इस बार आपको लड़ाई थोड़ी सोशल इंजीनियरिंग के नाते, और अशोक महतो की एक अलग अपनी छवि है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। तो और पूरा देश उनको जानता है, पूरा बिहार जानता है अशोक महतो को कि वो किस छवि के हैं। तो इसलिए हमको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, हम जहां तक समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से अब जो है सो जेडीयू जो है सो जेडीयू कह लीजिए या एक बड़ा चेहरा को भी वहां से उतारा है। अनंत सिंह को भी देखिए, अनंत सिंह भी वहां पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए बैटिंग बॉलिंग करते नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए पिछले दिनों नजर आए। तो यह जो है सो उसी का काउंटर है ये। और इस बात को समझना पड़ेगा, पिछले चुनाव में ललन सिंह को यही अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी के साथ मुकाबला था 2019 में, और उस बार अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी है वह कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रही थी। तो इस बार वह इनके साथ में है। तो यह वहां पर जो समीकरण बताया जा रहा है, उतना समीकरण उतना टफ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वहां पर एनडीए के पक्ष में या कह लीजिए वो अभी जो है सो शहरी इलाका भी आप देख लीजिए, ग्रामीण इलाके से भी आपको फीडबैक मिलेगा। शाम जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा
आपको स्पष्ट रूप से वहां का पिक्चर जो है सो क्लियर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब रही बात वहां का जो विधानसभा का समीकरण, अगर यदि हम लोग देखेंगे तो वहां पर जो 6 विधानसभा है उसमें एकमात्र सीट जो है सो वह कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस के साथ में एकमात्र विधानसभा है। वह विधानसभा आपको जमालपुर का है। अजय कुमार सिंह वहां से कांग्रेस के जो विधायक हैं वह जो है सो महागठबंधन और इंडिया ब्लॉक में है। बाकी तमाम जो अन्य जो सीटें हैं वह एनडीए फोल्ड के विधायक वहां पर हैं। इसलिए इस लिहाज से भी समझा जा सकता है, हालांकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग, लेकिन जो लोगों का समर्थन और लोगों की बात होती है वह उनके पास में है और इसमें मजबूत स्थिति में वहां पर दिखाई पड़ते हैं एनडीए के प्रत्याशी। जी बिल्कुल। और इसी बीच अब एक और सवाल यहाँ पर कैलाशपति मिश्र जी से भी ले लेते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। कैलाशपति जी, समस्तीपुर, दरभंगा और उजियारपुर, ये 3 सीटें कितनी महत्वपूर्ण रखती हैं ये 3 सीटें, और यहाँ कितने कांटे की टक्कर आप देख पा रहे हैं? ये मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मेरा नाम एक्चुअली धनंजय है। अच्छा धनंजय जी, चलिए धनंजय जी आप बताइए। जी देखिए, कांटे की टक्कर बिहार की सभी सीटों पर देखने को मिल रही है। आज के भी जो चुनाव है, कहीं कांटे की टक्कर से कहीं कम दिखना मुश्किल है, और यह नहीं कहा जा सकता कि कौन जीतेगा हारेगा। मुंगेर की जहां तक बात है तो मुंगेर में जातीय समीकरण देखें तो उसमें अशोक महतो भारी पड़ते हैं, और अगर एक तरफ ललन सिंह जी लंबे समय से वहाँ सांसद रहे हैं और वह उनका इलाका रहा है, वहाँ के प्रशासन पर उनकी पकड़ है। आपने देखा कि अभी गिरफ्तारी हुई, और इससे पहले भी अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो मेरी जानकारी में है कई गिरफ्तारियां वहाँ हुई जो आरजेडी के समर्थक रहे। तो वो एक तरह से ललन सिंह एंड जो शासन तंत्र है सब मिलकर के वहाँ लड़ रहा है, और जातिगत समीकरण देखें तो वह अशोक महतो के पक्ष में पड़ता है। तो यह देखने की बात है कि वोटर कितने आते हैं बूथ तक, और अगर लेकिन धनंजय जी, अगर समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर की बात करें या फिर उजियारपुर की बात करें या दरभंगा की बात करें, वहां पर किस तरह की फाइट है, और क्या लग रहा है कि नित्यानंद राय हो या 2 मंत्रियों के पुत्र और पुत्री हो, या इनके लिए मुकाबला कितना मुश्किल होगा इस बार? देखिए, नित्यानंद राय तो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, और गृह राज्य मंत्री जो बड़े मंत्री रहते हैं उनका असर होता है। आलोक मेहता जी भी पहले मंत्री रहे हैं, तो कई तरह के समीकरण काम करते हैं। यह बोलना बहुत मुश्किल है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर पटना साहिब क्षेत्र जो है, पटना साहिब सीट जो कि पहले लगातार बीजेपी जीतती रही है, उसको छोड़ के बाकी सभी 39 सीटों पर बहुत कड़ी टक्कर, और समस्तीपुर और फिर आपको उजियारपुर भी क्यों न कहे, टक्कर तो है। यह बोलना बहुत मुश्किल होगा कि किनके पक्ष में पोजीशन जा रहा है, लेकिन किसी के भी पक्ष में जा सकता है। लेकिन एक बात जरूर है, केंद्र में जिनकी सरकार होती है, राज्य में जिनकी सरकार होती है, उनका कुछ प्रभुत्व होता है। प्रैक्टिकली हम लोग सब आप देखते आए हैं, तो इसका सहारा थोड़ा मिलता है। लेकिन जो समीकरण है और जो परिस्थितियां हैं, जो भावनात्मक मुद्दे अभी भाजपा ने सामने लाया है, वह भावनात्मक मुद्दा कितना काम करता है यह भी देखना होगा। पहले के चुनाव में ये भावनात्मक मुद्दे काम किए हैं, जो हिंदू मुस्लिम है और राम है और इस तरह की बातें, लेकिन सोशल मीडिया का जो प्रभाव बढ़ा है, वैसे में यह मुद्दे कितने काम करते हैं यह देखना पड़ेगा, तभी आकलन किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और के शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। के शर्मा जी, दरभंगा में जिस तरह से हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने भी कैंप किया था, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया, रैलियां की उन्होंने, तो इसका कितना ज्यादा असर इस बार दरभंगा में देखने को मिलेगा? देखिए, दरभंगा की तो सबसे बड़ी चीज है कि वो मिथिला रामायण काल से जाना जाता है। मिथिला की जो कला संस्कृति और दरभंगा उस चीज से फेमस है, और अपने राजा जनक जो थे वहां से भी उनका नाता रहा है। तो दरभंगा की सीट आपने देखा 6 बार ललित यादव रहे हैं वहां। चलिए के शर्मा जी आपके पास हम आएंगे। हमारे साथ जो पटना से मेहमान हैं उनके पास एक बार फिर से चल लेते हैं। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि उपाध्याय जी, क्या लग रहा है इस बार चौथे चरण के चुनाव में बिहार में कितनी तेजी देखने को मिलेगी? 2 चरणों के मुकाबले तीसरे में काफी तेजी आई, और चौथे में क्या लगता है कि चुनाव और तेज होगा
जो मतदान प्रतिशत है वो और बढ़ेगा, और अगर बढ़ता है तो उसकी वजह आप क्या देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की कवायद आप और हम तमाम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, और सब लोग लगा हुआ है, पूरा चुनाव आयोग इस पर लगा हुआ है, और अलग अलग तरीके से लोगों को यह मैसेज दिया जा रहा है कि आप अधिक से अधिक निकल करके वोट करें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है, और यह होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। पिछले देखिए फर्स्ट और दूसरे चरण में आपने खुद देखा होगा कि पोलिंग परसेंटेज क्या था, थर्ड फेज में थोड़ा बढ़ा, इस बार और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अगर यदि बात करिएगा जो सिनेरियो, अगर आप बोल रहे हैं 5 लोकसभा सीट की जो आज मतदान हो रहा है, उसमें आपको कहीं ना कहीं यह जो दरभंगा का इलाका है, उजियारपुर का इलाका जो हम कह रहे हैं, जो हॉट सीट माना जा रहा है उजियारपुर का और बेगूसराय का, बिहार के जो आज जो चौथे चरण का मतदान हो रहा है, उसमें 2 सीट निश्चित रूप से हॉट सीट है, उजियारपुर और बेगूसराय, क्योंकि दोनों जगह केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। और उजियारपुर की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो रिपोर्ट वहां पर आ रही है, देखिए कई दफे आप कितने भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए वह नहीं पता चल पाता है, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं उजियारपुर में इस बार, आप आलोक मेहता की बात हो रही है। आलोक मेहता, देखिए आलोक मेहता पहले एक बार वहां से सांसद रहे हैं, तो वह उस समय परिसीमन से पहले की बात की जा रही है, तो वह इस निश्चित रूप से आलोक मेहता वहां से उजियारपुर से जो विधानसभा है उजियारपुर लोकसभा का, उजियारपुर वहां से वह एमएलए हैं आरजेडी से, और वो बड़े कदावर नेता भी माने जाते हैं, और मेहता और कुशवाहा समाज से वो आते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से आरजेडी ने फिर यहां पर सोशल इंजीनियरिंग किया। हम देखिए बार बार इस बात को कहते हैं कि कुशवाहा लॉकुश कॉम्बिनेशन पर वो आरजेडी ने इस बार फोकस किया है, और फोकस करके उसमें डेंट करने की कवायद है, क्योंकि वह जानते हैं कि लॉकुश कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से प्रत्याशी है काराकाट से, वह जो है एनडीए फोल्ड में है। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें ही डेंट करने की कवायद आपको उजियारपुर में दिखाई, मैंने कैंडिडेट बना करके आलोक मेहता को कवायद की है राष्ट्रीय जनता दल ने। बावजूद इसके देखिए कुशवाहा समाज बहुत ही स्ट्रेटेजिकल वोट करने के लिए जाना जाता है। वह जान रही है कि हमको इस बार उजियारपुर से अगर वैसे प्रत्याशी को जिताना है जो कि केंद्र में एनडीए फोल्ड में जो मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने, और अमित शाह जो पिछले दिनों वहां पर आए थे, हम थोड़ा सा रिकॉल भी करना चाहेंगे, जब वहां पर मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए कोरोना का समय था और नित्यानंद राय ने किस तरह से कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी बाखूबी संभाली थी। यह एक सिंपैथेटिकल ग्राउंड है, यह एक मैसेज गया लाउड एंड क्लियर। नंबर 1। नंबर 2 बात उन्होंने कहा कि हम इनको बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, और बड़ा आदमी। तो यह जो है सो वहां वो अंडर करंट वहां के लोगों के, वहां के मतदाताओं में यह बात है, और इस बात हम लोग तो वहां घूम करके आए हैं उस क्षेत्र का, और यादव बहुल इलाका जो धमौन गांव होता है, उस गांव में भी बोला जाता है कि वोट इधर उधर नहीं, वहां पर भी देखिए जो बड़ा टूट आपको दिखाई पड़ रहा है आरजेडी में, आरजेडी के वोटर में जो यादव वोट हैं, जो कोर वोटर उनके कहे जाते हैं। तो यह सब मामला वहां पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि वहां पर कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई। जी ठीक है सर, चलिए छोटा सा सवाल है आपसे, बस मैं ये कहता हूं कि क्या आजकल जरूरत पड़ रहा है कि देश के जो बड़े नेता है, चाहे वो प्रधानमंत्री, चाहे अमित शाह, चाहे वो कन्नौज जाते हैं, तो वो अपने नेताओं को बोलते हैं इसको हम बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो क्या मतलब बड़ा आदमी बनाने के लालच में ये ब्लैकमेलिंग हो रहा है कि देखो तुम्हारा नेता को हम बड़ा आदमी बनाएंगे, मतलब मंत्री बनाएंगे, या और उसके बाद इसको वोट दो। तो क्या काम के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए, या बड़ा आदमी के नाम पे वोट होना चाहिए? ये आप देखिए कन्नौज में भी अमित शाह ने ये बात बोला, और आप जैसा बता रहे हैं कि नित्यानंद राय को और बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये बड़ा आदमी बनाने का क्या, वो पहले छोटा आदमी थे क्या? 10 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कम होता है क्या? ये बड़ा आदमी नहीं होता है अपनी जनता की सेवा करने के लिए? ये आपसे पूछा जा रहा है? जी रवि जी आपसे पूछा जा रहा है। नहीं देखिए, ये तो चुनाव में इस तरह की बातें होती हैं, बड़ा आदमी छोटा आदमी का कोई बड़ा बनाने की बात नहीं है, ये एक मैसेज पास ऑन किया जाता है लोगों के बीच में। तो यही तो है वोटरों को
अपने पाले में करने के लिए हर दल हाँ यही तो कह रहा हूं, कहीं ना कहीं ये लालच पर लालच दे दिया जा रहा है। वोट विकास के नाम पे नहीं, वोट जो हो रहा है वो लालच के नाम पे कि देखो तुम्हारा नेता बड़ा आदमी होगा तो तुम्हारा वहां काम करेगा। कितने लोग बड़ा आदमी हो पाएंगे? 543 एमपी को बड़ा नहीं करना है क्या? उससे अच्छा देश को बड़ा कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कि बजाय एक नेता को बड़ा आप जिताने के लिए बड़ा आदमी बना रहे हैं। क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। बात को रवि जी आपके पास आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और वही तो काम है, विश्लेषण का काम ही यही है। इंटरप्रिटेशन क्या जरूरत पड़ रहा है कि इस चुनाव में जहां भी जाते हैं वहां पे बड़ा आदमी छोटा। चलिए कृष्णकांत जी, जो सवाल आप कर रहे हैं उस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिएगा अगर आपके मन में कुछ होगा तो। मेरा मन में यही है कि कहीं ना कहीं शर्मा जी अपने नेताओं के क्या काम किए हैं। जो आदमी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उजियारपुर में रहा हो और वो ऑलरेडी गृह मंत्री रहा हो, तो इतना काम करने ऑलरेडी बड़ा गृह मंत्री बहुत बड़ा पोस्ट होता है। के शर्मा जी आपके पास आएंगे। कुछ नहीं होता के शर्मा जी, इससे ऊपर भगवान बनना पड़ेगा, भगवान राम का अवतार लेना पड़ेगा। आप अरे के शर्मा जी, आप जो है सो बात को हमेशा किसी न किसी टेल में आप ठीक है। चलिए सर, यहाँ हेडलाइन का वक्त है, हेडलाइंस का वक्त है, हेडलाइंस लेते हैं, उसके बाद से हम चर्चा करेंगे। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में देश भर की 96 सीटों पर वोटिंग जारी। बिहार की 5 सीटों के लिए 55 उम्मीदवार, झारखंड की 4 सीटों के लिए 45 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। चौथे चरण की वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती। श्रीनगर में ड्रोन से रखी जा रही नजर। बिहार की 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर के साथ झारखंड की 4 सीट सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा सीट पर भी डाले जा रहे हैं वोट। सुरक्षा चाक चौबंद। पीएम मोदी का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। आज पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे में टेकेंगे मत्था। हाजीपुर, छपरा और मुजफ्फरपुर में एनडीए प्रत्याशियों के लिए भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज झारखंड दौरा। हजारीबाग के बरही में जेपी पटेल के लिए करेंगे जनसभा, तो लातेहार में के त्रिपाठी के लिए मांगेंगे वोट। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने 4 मई को सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। प्रायोजक पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी में बिहार का श्रेष्ठ संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नामांकन जारी। अल्ट्रा गाइड डिटर्जेंट पाउडर, हमेशा एक कदम आगे। इंदिरा आईवीएफ, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड आईवीएफ चेन। और गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज, उत्कृष्ट शिक्षा, नई पहचान। पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं प्रोफेशनल कोर्सेज में नामांकन जारी।
प्रेजेंटिंग पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। को-पावर्ड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वास्तु विहार, एक विश्व स्तरीय टाउनशिप, अपनी जमीन अपना मकान। इंदिरा IVF, इंडियाज लार्जेस्ट फर्टिलिटी एंड IVF चेन। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ। हर सिप में ताजगी की परफेक्ट ब्लेंड, सिटी गोल्ड टी, पहचान क्वालिटी की। कायम चूर्ण, करे कब्ज